हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो है जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, एयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एयर जो हम अर्थ पे रहते हैं, यह एक सॉलिड प्लेनेट है और यह जो है इसके ऊपर जो है एयर की एक थिन लेयर होती है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको नहीं पता होगी, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि एयर जो है हमारे चारों तरफ, उसमें मेनली जो गैसेस होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर एयर के चारों तरफ जो गैसेस है उसको 100% हम मान के चलते हैं, तो इसमें 100% में 78% जो होती है नाइट्रोजन गैस होती है। उसके बाद जो है 21% ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो होती है 0.03%। और आर्गन जो होती है 0.93% होती है और बाकी 0.04% में बाकी के सारे गैसेस होते हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से रिलीज होती है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये एक गैसियस चादर की तरह है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। और यह एयर की यह जो चादर है यह अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बंधी हुई रहती है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कार्बन dioxide released in the atmosphere create a greenhouse effect by the trapping the heat radiated from the earth। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये होता है कि सन की रेज तो अर्थ पे आती है, रेज आती है, उसमें हीट होती है और वो जो है कि एयर की जो चादर है उसके थ्रू आती है अर्थ पे, लेकिन जो हीट होती है वो अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जब उसके रिफ्लेक्ट होने का टाइम होता है कि जब हीट जो है कि बाहर जाए, हमारे जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है, जो चादर है, उससे बाहर जाए हीट, उसका जब टाइम होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 की मात्रा है अगर वो बढ़ती जाती है, और जो कि आज के टाइम पे बढ़ती जा रही है, तो वो हीट को जो है बाहर नहीं जाने देती है। और जब हीट बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। तो यही हो रहा है और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। It is therefore called a greenhouse gases, and without it the earth would have been too cool to live in. However, when its level in the atmosphere increases due to the factory smoke, मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना या फिर CO2 का होना अर्थ पे जरूरी भी है, क्योंकि CO2 की जो लेयर है वो एक कंबल की तरह वर्क करती है। जैसे सर्दियों में कंबल हमें बाहर की ज्यादा ठंड से बचाता है, ठीक वैसे ही CO2 की जो लेयर है वो हमारे अर्थ को बचाती है ज्यादा ठंड से। क्योंकि अगर CO2 की लेयर ना हो तो हमारी अर्थ ज्यादा कूल हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर इस CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाता है तो जो गर्मी है वो अर्थ की वो बढ़ती जाएगी और उसका जो अर्थ की जो टेम्परेचर है उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर ये ज्यादा बढ़ता जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर जब चारों तरफ बढ़ता जा रहा है तो इससे क्या होगा कि हमारे अर्थ पे जितने भी ग्लेशियर्स हैं और ये सारी चीजें हैं, तो उनका जो है उस पे बहुत सारे आइस जो है स्नो के फॉर्म में या माउंटेन के फॉर्म में जमा है, तो वो सारे पिघलते जाएंगे और पिघलेंगे तो क्या होगा कि हमारे अर्थ पे जो ओशन है उसका जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जाएगा और जब वो बढ़ेगा तो जो है कि बहुत ही हार्मफुल होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया
कि हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक चादर की तरह जो है कि एयर की एक लेयर होती है जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और इसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं और कितनी होती हैं ये भी देख लिया हमने। नेक्स्ट हम जो देखेंगे यहाँ पे ये है कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है 78%। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो जो है नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में नहीं लेते हैं जब तक कि वो नाइट्रेट के फॉर्म में ना हो। तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कौन बदलता है? तो नाइट्रेट के फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में जो है कि बैक्टीरिया बदलते हैं, जो कि सॉइल में रहते हैं और रूट ऑफ द सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स की रूट में रहते हैं। जैसे कि जितने भी लेगुमिनस प्लांट हैं उन प्लांट्स की जो रूट होती है उसमें रूट नोड्यूल होते हैं और उसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको अपने अंदर नाइट्रेट के फॉर्म में बदल देते हैं और उसके बाद प्लांट की रूट जो होती है वो नाइट्रेट के फॉर्म में बहुत आसानी से लेती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है सेकंड मोस्ट एबंडेंट गैसेज है अर्थ के चारों तरफ। ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट एबंडेंट गैस है हमारे अर्थ पे। Human and animal takes oxygen from the air as they breathe। जैसे ह्यूमन और एनिमल जो है ब्रीथ करते हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो ह्यूमन और प्लांट्स जो है वो अर्थ पे CO2 और ऑक्सीजन के लेवल को बैलेंस किए रहते हैं। Human and animals take oxygen from the air as they breathe। Green plants produce oxygen during photosynthesis। जो green plants होते हैं वो photosynthesis के दौरान क्या करते हैं कि O2 प्रोड्यूस करते हैं और इसी O2 को ऑक्सीजन को जो है इसी ऑक्सीजन को जो है कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अनदर इम्पोर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ह्यूमन or animals release carbon dioxide। The amount of carbon dioxide released by human or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance। तो इस तरह से प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग जो है मिलके वो अर्थ पे CO2 और O2 के लेवल को बैलेंस बनाए रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। वो कैसे होता है कि जब हम बहुत ज्यादा फ्यूल को बर्न करते हैं, जब बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न होगी जैसे कोल और ऑयल, तो ये क्या हो गया, दे 8 बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये क्या करते हैं कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं और इसके रिजल्ट स्वरूप क्या होता है, दे इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर क्लाइमेट। और इस तरह से हमारे अर्थ की जो वेदर है या जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट हो रहा है, वो भी बैड वे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत समय से 10 या 15-20 इयर्स से यह जो है एक बर्न टॉपिक है कि और यह जो है एक चैलेंज है सारे साइंटिस्टों के सामने और ऑल ओवर द वर्ल्ड की ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है और डेंजरस है।
यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है उस पे कहीं कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे वैलीज हैं। तो इसके ऊपर जो अर्थ के ठीक ऊपर जो लेयर होती है हवा की, एयर की, उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद जो हवा की जो लेयर होती है उसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के जो बीच की लेयर होती है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जो लेयर होती है उसको मेसोस्फियर कहते हैं और स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। ये मेसोपॉज हो गया, ये थर्मोस्फियर हो गया और एक्सोस्फियर हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर में डिवाइड किया हुआ है। ट्रोपोस्फियर जो है अर्थ के सरफेस से लेके ऊपर हाइट तक 13 किलोमीटर तक यह लेयर होती है जिसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। ठीक है, तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो एयर कहाँ पे है, अर्थ की सरफेस पे है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक द रेनफॉल, फॉग, हेलस्ट्रॉम अकर इन दिस लेयर। ये सारी घटनाएं जो है इसी में होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर जो है हमारा वो जो है कि ट्रोपोस्फियर के बाद का जो लेयर होता है यह स्ट्रेटोस्फियर है। यह कितनी हाइट तक होता है, 15 किलोमीटर हाइट तक होता है। और इस स्ट्रेटोस्फियर में कोई क्लाउड नहीं होते हैं और इसमें कोई भी वेदर से रिलेटेड एसोसिएटेड कोई भी फिनोमेना भी नहीं होती हैं। और इसी स्ट्रेटोस्फियर में ही हमारे एरोप्लेन्स जो है वो फ्लाई करती है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर कंटेन लेयर ऑफ द ओजोन गैसेस। तो ओजोन गैसेस के बारे में आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। यह क्या होता है कि ओजोन गैस का जो लेयर होता है यह सन से आने वाली हार्मफुल रेज को रोकता है। मीन्स कि हार्मफुल जो रेज है जो सन से हमारे अर्थ पे आती है उसको यह नहीं आने देता है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद जो लेयर आती है वो है मेसोस्फियर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर के बाद जो लेयर है वो है मेसोस्फियर और यह कितना एक्सटेंड होता है, 18 किलोमीटर। मीटेराइट बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो स्पेस से अगर कोई भी मीटेराइट या छोटा सा प्लेनेट जब वो आता है तो वो कहाँ पे बर्न हो जाता है, वो इसी मेसोस्फियर में बर्न हो जाता है। थर्मोस्फियर की हम बात करें तो इन द थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो राइज करता जाता है। आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर और आयनोस्फीयर जो होता है वो थर्मोस्फीयर का ही एक पार्ट होता है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 18 टू 400 किलोमीटर। मीन्स कि यह इसकी विड्थ जो होती है बहुत ज्यादा होती है और यह जो है हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में। इन द फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ are affected back to the earth by this layer। उसके बाद जो है आता है थर्मोस्फीयर के बाद आता है एक्सोस्फीयर। The uppermost layer of the atmosphere is known as the exosphere। This layer has very thin air। इस लेयर में जो होती है कि बहुत ही एयर की बहुत ही थिन लेयर होती है और लाइट गैसेस लाइक द हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। तो एक्सोस्फीयर में क्या होता है कि जितनी भी लाइट गैसेस हैं जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, फ्लोट करती है इस लेयर में। वेदर एंड क्लाइमेट का देखें तो वेदर जो होता है इज इट गोइंग टू रेन टुडे, will it be bright and the sunny today, how many times have you heard this from the anxious cricket fed on the of a one day match।
मीन्स कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, इसको स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन हम बताते हैं कि वेदर जो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी की अगर हम बात करें और एक पर्टिकुलर डेट पे उसका जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, रेन की स्थिति क्या है, उसी को उस पर्टिकुलर प्लेस का हम वेदर कहते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जो है किसी एक पर्टिकुलर सिटी का 25 ईयर्स में ऑब्जर्व किया हुआ जो टेम्परेचर, विंड स्पीड और रेनफॉल की जो कंडीशन होती है वो जो है उस सिटी का क्लाइमेट कहलाती है या उस स्टेट का क्लाइमेट कहलाती है। वेदर जो है आवर टू आवर, डे टू डे चेंज होता है और इसमें हम क्या देखते हैं, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं कि कैसा है। जैसे कि ए हॉट और ह्यूमिड वेदर है, ठीक है। हॉट और ह्यूमिड वेदर जो होता है क्या होता है, इरिटेबल होता है। प्लीजेंट, ब्रीजी और वेदर में मेक वन cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. ठीक है, तो वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है। जबकि अगर हम देखें एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, तो अगर हम देखते हैं कि एवरेज वेदर कंडीशन जो होती है किसी प्लेस की एक लॉन्ग पीरियड टाइम पे, वो जो है उसका क्लाइमेट कहलाती है। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर जो होता है जिसको कि हम फील करते हैं कि हॉट है या कोल्ड है, the degree of hotness or coldness of the air is known as the temperature. तो जो डिग्री होती है हॉटनेस की या कोल्डनेस की वही टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर जो होते हैं हॉटर होते हैं देन द विंटर। An important factor that influence the distribution of temperature is insolation. Insolation जो होता है is the coming solar energy interrupted by the earth. सन से जो एनर्जी आ रही होती है उसको जो अगर इंटरप्ट किया जाता है इंसोलेशन कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। मीन्स कि पोल पे जो है सन की एनर्जी कम आती है जबकि इक्वेटर्स पे यह ज्यादा आती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द समर। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना मेजरिंग टेम्परेचर को मेजर करने का, वो सेल्सियस होता है। और यह जो है साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था उन्हीं के नाम पे है। उनका नाम था एंड्रेस सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीज एट, अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री पे क्या होता है, बॉयल होने लगता है। मून पे देखते हैं, ऑन द मून देयर इज ए नो एयर हेंस नो एयर प्रेशर। जब एयर ही नहीं होगा तो एयर प्रेशर भी नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल विद द एयर व्हेन दे गो टू द मून। If they did not wear these space suit, the counter pressure exerted by the body of the astronaut would make the blood vessel burst and the astronaut would bleed. तो मून पे रहने लायक सिचुएशन नहीं है। Also the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raises the temperature of the city. अब हम एयर प्रेशर की बात करते हैं तो कहीं भी अगर जो एयर की जो लेयर है वो एयर प्रेशर क्रिएट करती है। You will be surprised to know that air above us possesses us with a great force on our body, however we do not even feel it. This is because the air pressure
possesses us from all the direction and our body exert a counter pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. As we go up the air layer of atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at the sea level and decreases with height. Horizontally अगर हम जाते हैं तो distribution of the air pressure is influenced by the temperature of the air at a given place. In area where temperature is high and air get heated and rise, this create a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. यहाँ पे हम लोग विंड की बात करेंगे। तो विंड जो होती है, जैसे हवा जब तेजी से मूव करती है तो हम उस विंड को फील कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने विंड को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। जो परमानेंट विंड होती है, द ट्रेड विंड होती है, वो वेस्टरलाइज एंड द एस्टरलाइज होती है, और प्रेजेंट परमानेंट विंड यह जो है कंस्टेंटली ब्लो करती रहती है थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जबकि सीजनल विंड जो होती है, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर द एग्जांपल मानसून इन इंडिया। जो लोकल विंड होती है वो क्या होती है, जो लोकल विंड होती है, these blow only during a particular period of the day or the year in the small area। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हाई प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है मूव करती है। यहाँ पे हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर भी देख सकते हैं। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, तो इसलिए जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां से इक्वेटर की तरफ एयर मूव करती है, तो इसको साउथ विंड या नॉर्थ विंड भी बोलते हैं। और पोल्स से हमेशा एयर जो होती है वो सब पोलर लो प्रेशर जो रीजन होता है सब पोलर, उसकी तरफ मूव करती है। साइक्लोन क्या होते हैं, साइक्लोन जो होते हैं वो जो है विंड की बहुत ही तेज स्पीड को हम साइक्लोन कहते हैं। विंड की स्पीड जब बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो जो है राउंड राउंड घूमती है, और साइक्लोन अफेक्टेड प्रभावित एरिया में जो भी बिल्डिंग्स और फॉरेस्ट जो भी चीजें आती हैं वहां पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। कुछ जो एरिया होते हैं वो साइक्लोन के प्रोन होते हैं, मीन्स कि जो सी कोस्ट एरिया है, जो समुद्र के आसपास के एरिया है, वो जो है प्रोन टू साइक्लोन होते हैं। ठीक है। 17-18 अक्टूबर को 1999 में साइक्लोन आया था, हिट किया था डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ द अनदर। और एक जो दूसरा साइक्लोन फेस किया गया था वो 29 अक्टूबर को आया था, दैट devastated large portion of the state. The damage caused were mainly due to these factors: wind velocity, rain and tidal surge. The wind of the up to 260 km per hour, और यह जो है 36 आवर के लिए चलता रहा था। The high velocity wind uproot trees and damage the कच्छ houses. तो जिस भी एरिया में साइक्लोन आता है वहां पे वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। यहाँ पे अगर हम मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर जो है एयर में कैसे क्रिएट होता है, यहाँ पे यह जो है कि अर्थ की सरफेस है, यहाँ से क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब सन की रेज आएगी तो अर्थ को गर्म करेगी, अर्थ को गर्म करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है कि क्लाउड बनेंगे। क्लाउड जब बन जाएंगे तो वार्म एयर जाएगी
इस क्लाउड में, तो वार्म एयर जब जाएगी तो इसको जो है ड्रॉपलेट में बदल देगी, एयर ड्रॉपलेट में, और इधर से कोल्ड एयर आती है और इस तरह से यहाँ पे बारिश हो जाती है। मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ चलती है। When water evaporate from the land and different water body, it becomes water vapor. Moisture जो होता है in the air at any time is known as the humidity. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर की एयर में वाटर का मॉइस्चर जो है किस तरह से बना रहता है और किस तरह से जो है कि बारिश होती है। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called the rain. मतलब कि वो प्रेसिपिटेशन ही होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में अर्थ पे लौट के आता है। अब नेक्स्ट जो है कि फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके जो एक्सरसाइज है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। धन्यवाद।